MPS 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं पेपर 2019 जून। क्वेश्चन नंबर 9 है पराराष्ट्रीय निगमों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघनों के उदाहरण दीजिए। पराराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो मानव अधिकारों के उल्लंघन करते हैं, मानव अधिकारों के खिलाफ जाते हैं। इसके उदाहरण देने हैं हमें, ठीक है। अब इसका आंसर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि उनके मुख्य फैसले संपूर्ण दुनिया के संदर्भ में एक साथ लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस होती है वो एक से ज़्यादा कंट्री में होती है, तो सबको ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो फैसला सबके लिए सेम हो, सबके लिए अच्छा हो, किसी के लिए वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं, जिसके कारण इनके निर्णय बहुधा उस राष्ट्र की आर्थिक नीतियों से बेमेल हो जाते हैं। अब हमारी कंट्री इंडिया में बाहर की कोई कंपनी है, उसने अपने रूल्स बनाए हैं, अपने कुछ भी बनाए हैं, तो हो सकता है वो हमारे लिए सूटेबल ना हो, हमारे लिए लॉस हो, तो वो हमें नहीं देखेंगे। वो जिन जिन कंट्री में उनकी ब्रांचेज हैं, सबको ध्यान में रखकर अपने डिसीजंस लेंगे, तो वो हो सकता है हमारे लिए बेमेल हो जाए, हमारे यहाँ से मेल ना खाए। जहाँ उनका कार्यस्थल होता है, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। उनके अधिकतम लाभ के उद्देश्य में उस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि उन क्रियाओं की प्रतिक्रिया उन देशों पर क्या होगी। मतलब वो ज़्यादातर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए काम करते तो इसके लिए ये नहीं सोचते कि उसका असर हमारे देश के और दूसरे देश के ऊपर क्या पड़ेगा। जहाँ पर वो कंपनी है, वो कोक बेच रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है, उसका प्राइस सेट कर दे, सब कुछ कर दे। अब उसका हमारे लोगों की हेल्थ पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है वो ये नहीं देखेंगे, ये, ठीक है। उन्हें अधिकतम लाभ के उद्देश्य से उस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि उन क्रियाओं की प्रतिक्रिया उन देशों पर क्या होगी जिनमें ये कार्यरत है। इनकी एक विशेषता यह भी है कि यह कंपनी भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है। अलग अलग देशों में अलग अलग इनकी संस्थाएं होती हैं, जिसके जरिए ये काम करती हैं। अल्प विकसित देशों में यह निगम अपनी नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से कार्य करती हैं। अल्प विकसित देश, जो बहुत कम विकसित हुए हैं, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एक तरह से, तो वहाँ पर क्या होता है, इनके खुद की ब्रांचेस होती हैं, तो अपनी निगम से नियंत्रित जो होती है, उनकी कंपनी के माध्यम से काम करती हैं, ठीक है। ये नियंत्रित कंपनियां दूसरे देशों की कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम भी स्थापित कर सकती है। वो कंपनियां कुछ और भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स किसी और चीज़ में भी वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। यह कंपनियां बहुधा अपनी पूंजी तथा उत्पादन इकाइयां उन स्थानों पर स्थापित करती है जहाँ पर उन्हें कच्चा माल एवं सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं। मतलब वो ऐसी जगह पर अपनी कंपनी बनाते हैं जहाँ पर उन्हें कच्चा माल भी मिल जाए और सस्ते मजदूर भी मिल जाए, ठीक है। हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच विकासशील तथा विकसित देशों में निवेश आकर्षित करने की आशा से में विश्वव्यापी प्रतियोगिता चल रही है। अब जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके अंदर कंपटीशन हो गया कि कौन किस देश के अंदर अपनी ब्रांचेस लगा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है इंडिया है, इंडिया में एक ही कंपनी नहीं है जो इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारी कंपनियां जो इन्वेस्ट करना चाहती है। इसी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर एक देश दूसरे देश के खिलाफ पर्यावरणीय, बाल श्रमिक तथा मानवीय अधिकारों को न्यूनतम स्तर प्रदान करने के लिए बोली लगाता है। अब ये कंपटीशन ऐसा हो जाता है कि वो ना तो नेचर का ध्यान रखते हैं, ठीक है, ना वो सामाजिक को, मतलब ना तो वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, वो बच्चों से भी काम करवाना चाहते हैं, उन्हें प्रॉफिट के लिए बच्चों से भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। बाल श्रमिक तथा मानवीय अधिकार से तो उन्हें कोई लेना देना है ही नहीं। किसी की हेल्थ खराब हो रही है, होने दो, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो उसके लिए वो बोली लगाते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुम हमें करने दोगे या नहीं करने दोगे, ठीक है। यह प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष थोड़े से सामाजिक लाभ, कामगारों को कम श्रमिक, कम सुविधा, कम स्वास्थ्य सुविधा तथा बहुत से सामाजिक, राजनीतिक एवं ट्रेड यूनियन से जुड़े अधिकारों के उल्लंघन में योगदान कर रही है। अब ये जो कंपनियां हैं अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए हर चीज़, हर नियमों का उल्लंघन कर रही है। मानव अधिकारों को तो बिल्कुल उन्होंने छोड़ ही दिया है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो लाभ अर्जित किया जा रहा है वह कर्मचारियों का शोषण करके कमाया जा रहा है। मतलब जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो जो मजदूर वर्ग है उनका शोषण करके, मजदूर वर्ग को शोषित करके, उनका शोषण करके वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इनके द्वारा श्रमिकों के मूल अधिकारों तथा मानव अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों का साफ तौर पर उल्लंघन
किया जाता रहा है। ये है कि मानव अधिकारों के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनी उन कानूनों को मानती ही नहीं है। ठीक है, उनका उन कानूनों को फॉलो ही नहीं करती है, तो उनका उल्लंघन कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि ग्वाटेमाला में यूनाइटेड फ्रूट तथा चिली में आईटीटी ने राजनीतिज्ञों को पदच्युत करने में संयुक्त राज्य सरकार की सक्रिय रूप से सहायता की थी, जबकि ये दोनों राजनीतिज्ञ विशेष रूप से अपने राष्ट्रों के लिए श्रम अधिकारों के समर्थक थे। वो क्या करते हैं, जो नेता और राजनेता वगैरह होते हैं उन्हीं को घूस खिला देते हैं, उन्हीं को पैसे खिला देते हैं, और वहीं पर बात दब जाती है, वो आगे जाती ही नहीं है। ठीक है, तो मानव अधिकारों को कोई मानता ही नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा राष्ट्र सरकारों के उच्च वर्ग के व्यक्तियों और समूहों द्वारा अपने आर्थिक, सामाजिक और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के बचाव में व्यक्त किए गए किसी भी वैकल्पिक विश्व दृष्टिकोण का विरोध किया जाता है। अब इसके आगे हो रहा है, मैक्विलिडोरा निर्यात आय में $29 बिलियन का योगदान करता है। अब ये जो है मैक्विलिडोरा, ये भी एक कंपनी है। निर्यात आय में, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट में, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो $29 बिलियन का है, और समाज के सबसे गरीब अल्प शिक्षित लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये रोजगार देता है। ठीक है, उनको काम देता है। वहीं इस व्यापक क्षेत्रों में कामगारों तथा स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कामगारों के प्रयासों को अवरुद्ध किया जाता है। अब तो व्यापक क्षेत्रों में क्या होता है, जो यूनियन बनाते हैं अपनी, जो मजदूर यूनियन वगैरह बनाते हैं, तो उसको, उनके कामों को रोका जाता है कि वो ऐसे ना करें। मैक्विलिडोरा में कार्य करने वाले निगम पुरुष के बदले महिलाओं को काम पर रखना पसंद करते हैं। मतलब मैक्विलिडोरा में जो काम करते हैं, जो कंपनी काम करती है, वो पुरुषों की बजाय महिलाओं को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि महिलाओं को कम सैलरी देनी पड़ती है पुरुषों के मुकाबले में। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कहना है कि महिला काम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होती है। उन्हें पुरुषों की तुलना उन्हें में मानवाधिकार से जुड़े कानूनों को कम से कम जानकारी होती है। वही वह कम से कम सुविधा में कार्य करने को तैयार होती है, और साथ ही ट्रेड यूनियन और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो महिलाओं को क्यों रखते हैं, क्योंकि एक तो वो काम ज़्यादा करती है पुरुषों से, काम करने की इच्छा उनके अंदर ज़्यादा होती है। दूसरी, वो कोई ट्रेड यूनियन बना नहीं सकती, किसी के खिलाफ मोर्चा नहीं निकाल सकती। तीसरा, उनको कम सैलरी देनी पड़ती है, उनको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। तो इस वजह से वो महिलाओं को रखना पसंद करते हैं, और वो कम से कम सुविधाओं में काम करने को तैयार भी हो जाती हैं। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान भेदभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको भी उतना ही काम करना पड़ता है जितना कि नॉर्मल लेडी कर रही है, उसमें भेदभाव होता है। यहाँ तक कि यदि महिला कर्मचारी गर्भवती हो जाती तो प्रबंधकों द्वारा ऐसी परेशानियां उत्पन्न कर दी जाती है कि उन्हें सेवा से त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ता है। कोई प्रेग्नेंट है तो उसको इतना टॉर्चर करते हैं कि वो खुद ही छोड़कर चली जाए, ताकि उनको उसका ध्यान ना रखना पड़े। प्रबंधक अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल कार्य क्षमता की गुणवत्ता में त्रुटि निकालने सहित प्रताड़ित करना होता है। तो उस महिला को निकालने के लिए उसके कामों में कमियां निकालेंगे, ठीक है, और उसको बात बात पर टॉर्चर करेंगे, ताकि लास्ट में वो परेशान होकर छोड़ ही दे। महिला श्रमिक को डॉक्टर के पास शारीरिक जांच के लिए अल्पकालीन अवकाश भी नहीं दिया जाता। आप उसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना है तो उसके लिए भी उसे छुट्टी नहीं मिलती, और उन्हें ऐसे काम पर लगाया जाता है जिसके लिए अधिक से अधिक शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है, और वह कार्य सामान्य रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में महिलाएं भेदभाव सहने के लिए मजबूर होती हैं। अब अगला, यद्यपि मैक्सिको संघीय गणराज्य देश है। अब मैक्सिको जो है वो एक गणराज्य देश है, लोगों की ही सरकार है, वहाँ पर लोगों के द्वारा चलाता है, जहाँ श्रम कानूनों के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध है। श्रम कानूनों में के अंतर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबके लिए बराबर है। फिर भी वहाँ की सरकार ऐसे व्यवहारों को अनसुना कर देती है। यह खेदजनक तथ्य है, मतलब दुखी करने वाली बात है कि ना तो बहुराष्ट्रीय निगम और ना ही वहाँ की सरकार सगर्भता आधारित भेदभाव पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से मान्य निषेध कानूनों की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर प्रतीत दिखाई देती है। मतलब ऐसे कानूनों को मानते हैं, ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि मानव अधिकार के खिलाफ है, वो वही काम करते हैं। ICCPR के अनुच्छेद 26
के तहत लिंग का भेदभाव किए बिना कानून के समक्ष सभी लोग समान व्यवहार पाने के हकदार हैं। कानून क्या कहता है? चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून के सब सामने सब बराबर है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 2, विशेषकर रोजगार के क्षेत्र का अनुच्छेद 11:1 में सभी प्रकार के भेदभाव की निंदा करता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गर्भ अवस्था के कारण किया जाने वाला भेदभाव पूर्ण व्यवहार भी ICCPR के अनुच्छेद 17, बच्चों की संख्या पर UDHR के अनुच्छेद 12 तथा बच्चों के बीच अंतर रखने का निर्णय करने के अधिकार के अनुच्छेद 16(1) का भी उल्लंघन करता है। मतलब सारे कानून बना रखे हैं लेकिन सबका उल्लंघन किया जाता है, उनको मानता कोई नहीं है। कानून बनाए हैं लेकिन कोई नहीं मानता। यहाँ यह तथ्य स्मरण रखने योग्य है, मतलब ये फैक्ट याद रखने लायक है कि मैक्सिको ने ICCPR एवं CEDW की अभिपुष्टि आज से 24 पूर्व यानी कि मार्च 1981 में ही कर दी थी। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सारे कानून 24 साल पहले 81 में ही बन चुके थे। ये पैरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यू कैन स्किप। ट्रेड यूनियन जो श्रमिकों की हित रक्षा के लिए कार्य करते हैं, जो ट्रेड यूनियन है वो श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए कार्य करती है, जिसका बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दमन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती है, ट्रेड यूनियन बनने ही नहीं देती, उसका विरोध करती है। मैक्विलिडोरा में कामगारों को वहां की सरकार समर्थित मैक्सिकन कामगार महासंघ से अलग स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। अगर वहां के लोगों को, अगर ये जो है मैक्विलिडोरा में जो लोग काम करते हैं, अगर उनको ट्रेड यूनियन बनानी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाइजीरिया गिनी की खाड़ी के मध्य स्थित पश्चिमी अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला तटीय गणराज्य है। नाइजीरिया जो है गिनी की खाड़ी के मध्य स्थित पश्चिमी अफ्रीका का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एक तटीय गणराज्य है। तटीय मतलब जो जहाँ पर समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है उसको तटीय इलाका कहा जाता है। तो गणतंत्र राज्य है। मानवीय अधिकारों की निगरानी करने वाली गैर सरकारी संस्था ने वर्ष 1955 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अक्टूबर 1950 के अंत में शेल द्वारा ऑयल ऑपरेशनों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में जनजातीय लोगों की भूमिका को लगातार नष्ट किए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस से सहायता मांगी गई। मतलब उन्होंने पुलिस से सहायता मांगी कि वो एक आंदोलन करना चाहते हैं, वहाँ पर वो किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन करेंगे। तो उसकी उन्होंने परमिशन ली। तो वहाँ की सरकार द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोली चलाए जाने से 80 लोग मारे गए। उन्होंने आंदोलन किया लेकिन जो सरकार थी, वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने आंसू गैस, लाठियाँ चला दी, वहाँ पर गोलियाँ चला दी, जिसमें 80 लोगों की मौत होगी। हालांकि हाल के वर्षों में शेल ने सामाजिक उत्तरदायित्व का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रकाशित करने की घोषणा की है। अब यह देखना शेष है कि मानवीय अधिकारों की गंभीरता से लेने का दृष्टिकोण लाभप्रद सिद्ध होता है कि नहीं। मतलब उन्होंने फिर से एक अपील डाली कि जो मानव अधिकार हैं उनको एक सीरियस वे में लिया जाए, वो सीरियसली फॉलो किया जाना चाहिए। अब इसके जो उन्होंने अर्जी डाली तो है लेकिन उसका कोई फायदा होगा या नहीं, बात की बात है। मानवाधिकार के जनक प्रसिद्ध अफ्रीकी अश्वेत नेता डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में मानवाधिकार की जोरदार वकालत की थी। अब मानवाधिकार के लिए सबसे पहले जो लड़े थे उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जो कि अमेरिका में थे और वो खुद अश्वेत नेता, मतलब काले थे वो। अमेरिका में मानवाधिकार की जोरदार उन्होंने वकालत की, परंतु उस समय यह बात श्वेत वर्गीय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो गोरे लोग थे उनको यह बात पसंद नहीं आई कि काले लोग जो है मानवाधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा मार्टिन लूथर किंग जैसे नेता को भी मानवाधिकार के नाम पर शहादत देनी पड़ी, मतलब उनको भी मार दिया गया, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कबाड़ से आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है उनका इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कबाड़ा इतना है कि जिससे पूरी दुनिया में समस्या पैदा हो गई है। यह साइबर क्रांति की देन है। साइबर मतलब कंप्यूटर से जो है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा जो होता है ई वेस्ट, पर्यावरण के लिए किसी गंदे पानी एवं रसायन से ज़्यादा खतरनाक है। इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ा जो है वो नॉर्मल कबाड़े से ज़्यादा खतरनाक है। यह इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा पर्यावरण में इतनी बुरी तरह जहर घोलता है कि पीने के पानी को विषाक्त बनाने के साथ साथ बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। मतलब पानी को वो जहरीला बना देता है और बच्चों की सेहत पर असर डालता है। बच्चे में जन्मजात विकलांगता आती है। बच्चे पैदा ही
अपाहिज होते हैं। मछलियों से लेकर वन्य जीवनों का जीवो जीवन भी प्रभावित होता है तथा गर्भपात और कैंसर का कारण बढ़ जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा औद्योगिकरण की अंधाधुंध दौड़ संपूर्ण विश्व में पर्यावरण को प्रदूषित करने में लगी है। अब जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो उनकी अंधाधुंध दौड़ है वो पूरे पर्यावरण को ही पॉल्यूटेड करती जा रही है। इसके प्रभाव से पृथ्वी के जीवन स्वरूपों की विकास क्रिया में अवरोध उत्पन्न होने लगा है। अवरोध मतलब रुकावट पैदा होने लगी है। जितने भी चाहे वो वन्य प्राणी हो, जंगल में रहने वाला प्राणी, चाहे जल में रहने पानी में रहने वाले लोग हो, चाहे मनुष्य, किसी भी, सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना दुनिया के सभी देशों में प्रमुख विषय का स्थान ले चुका है। अब सभी देशों को ज़रूरी है कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखें, उसकी सुरक्षा के लिए काम करें। लेकिन प्रकृति के नियम मानव द्वारा स्थापित देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। मतलब लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के जो नियम हैं केवल ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चलेंगे, अमेरिका में जाके चेंज हो जाएंगे, वो हर जगह सेम है। जो नेचर का जो लॉ है, प्रकृति का जो नियम है वो हर जगह सेम है। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, एक देश की नहीं। वो एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अतः इसका समाधान भी विश्व के सभी देशों को मिलकर करना होगा। इसमें और भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर्यावरण की आड़ में ज़रूरतमंद लोगों की आजीविका बंद करने की बात करती है। मतलब पर्यावरण के आंग में वो ज़रूरतमंद लोगों की आजीविका को बंद कर देती है। व्यापार के लिए झींगा मछली के पालन से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन किए जाने की कवायद चल रही है। मतलब झींगा मछली जो है उसका जो बहुत ज़्यादा व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत से अविकसित एवं विकासशील देश सामाजिक और पर्यावरण संबंधी परिणामों पर विचार किए बिना व्यापारिक तौर पर झींगा मछली पालन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनको पता नहीं इसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन फिर भी वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋणग्रस्त तीसरी दुनिया के देशों को निर्यात बढ़ाने एवं भुगतान संतुलन सुधारने के लिए ऐसे कार्यों में सहायता की है। मतलब अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी लोन है, वो पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए मतलब उन देशों में निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्होंने उनकी ऐसे व्यापार करने में सहायता की। व्यापारिक दृष्टिकोण से इस व्यवसाय में निवेश तथा प्रौद्योगिकी पर लागत कम आती है। मतलब ये जो झींगा मछली का व्यवसाय है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती है। यह विशेषकर उन निजी निवेशकों के लिए आकर्षक है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के पश्चिमी देशों में झींगा मछली की बहुत मांग है। मतलब जो यूरोप की साइड है वहाँ पर झींगा मछली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त यह एशियाई एवं लैटिन अमेरिकी राज्यों के लिए विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इसके जरिए, झींगा मछली के जरिए उनके पास विदेशी मुद्रा आती है, क्योंकि वो विदेशों में इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे जनता को पौष्टिक आहार भी मिलता है। विश्व स्तर पर केवल नकारात्मक बाध्यताओं के कारण स्थापित किया गया है और बाध्यताओं को देशीकृत करने की प्रक्रिया डिज़ाइन और प्रवर्तन की कठिनाइयों से लिखी गई है। इसका यह अर्थ नहीं कि उत्पादन क्रियाकलापों को पूरी तरह रोक दिया जाए। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें उत्पादन के जो क्रियाकलाप हैं उनको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, परंतु यहाँ यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि झींगा पालन से होने वाले आर्थिक लाभों के साथ साथ पर्यावरणीय क्षति का वस्तुपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आर्थिक लाभ तो हो रहा है, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो नेचर को नुकसान हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। झींगा खेती की नकारात्मक बाध्यताओं को देशीकरण की व्यवहारिक नीति बनाई जाए, जिससे राष्ट्रीय आय में आर्थिक समानता और निवल लाभ को सुनिश्चित किया जा सके।